नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और सरलता के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे हमें आत्मकथा से वाचन करना था, जो कुछ इस प्रकार है। जीवन की तुलना में हिंदी में आत्मकथा कम लिखी गई है। आत्मकथा लेखन में विनम्रता का गुण उतना अपेक्षित नहीं जैसा सामान्यतः समझा जाता है। यहाँ देखिए, आत्मकथा लेखन में विनम्रता का गुण उतना अपेक्षित नहीं, अपेक्षा नहीं किया गया कि उसमें विनम्रता हो जैसा सामान्यतः समझा जाता है, जितना निर्वैयक्तिकता का। इस निर्वैयक्तिकता वृत्ति के कारण आत्मकथा निश्चय ही एक आधुनिक और अपेक्षया कठिन कला है। पद्य माध्यम में लिखी मध्यकाल की एक आत्मकथा अवश्य मिलती है। बनारसी दास जैन की अर्धकथा, जो 1641 का है, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहा जाता है, लेखक ने आरंभ में स्पष्ट किया है। मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो हिय खोल। अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही लेखक ने जीवन के सामान्यतः छिपाए जाने वाले प्रसंगों को भी खोलकर बताया है। बनारसी दास की परंपरा फिर आगे नहीं चली और आत्मकथा का व्यवस्थित आरंभ गद्य अन्य गद्य रूपों की भांति आधुनिक काल में भारतेंदु से ही हुआ है। भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से आत्मकथा का अंश लिखा था, जो कुछ कल्पना का पुट भी लिए है। सुधाकर द्विवेदी की राम कहानी को लेकर भारतेंदु मंडल के लेखकों में कुछ चर्चा रही थी। इस मंडल के अन्य सदस्य अंबिका दत्त व्यास रचित निज वृत्तांत, याद रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास का है निज वृत्तांत, जो 1901 ईस्वी का है, व्यवस्थित ढंग की आरंभिक आत्मकथाओं में से है। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें कथा कम वृत्तांत अधिक है। आर्य समाज और अन्य आध्यात्मिक प्रभावों के अंतर्गत भी कुछ आत्मरचित लिखे गए हैं, जिनमें लेखक ने निजी चारित्रिक विकास और अध्यात्मोन्मुखता का विश्लेषण किया है। ये आत्मकथाएं कुछ वैसे ही सोद्देश्य है जैसे कि महापुरुषों की जीवनियाँ। मूल दृष्टि दोनों जगह सुधारवाद से प्रेरित है। ऐसी रचनाओं में आत्मकथा लेखक स्वयं बहुत अधिक है। वह निर्वैयक्तिकता जो आधुनिक काल के अधिकाधिक स्वचेतन होते लेखक ने विकसित की है, इन रचनाकारों के लिए सुलभ न थी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और बाद के उल्लेखनीय आत्मचरितों में हैं स्वामी रामदेव दयानंद कृत आत्मचरित, सत्यानंद अग्निहोत्री लिखित मुझ में देव जीवन का विकास, भाई परमानंद लिखित आप बीती, स्वामी श्रद्धानंद लिखी कल्याण मार्ग का पथिक, रामविलास शुक्ल लिखित मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी लिखित प्रवासी का आत्मकथा तथा इंद्र विद्यावाचस्पति कृत जीवन की झांकियाँ। आत्मकथा साहित्य के प्रसंग में हंस पत्रिका का आत्मकथांक, जो 1932 अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। याद रखिएगा कि आत्मकथा साहित्य के प्रसंग में हंस पत्रिका में जो आत्मकथांक जो 1932 में छपते थे, इनका ऐतिहासिक महत्व है। प्रेमचंद द्वारा संयोजित और संपादित इस विशेषांक में हिंदी के विभिन्न प्रसिद्ध लेखकों ने आत्मकथा परक प्रसंग लिखे थे। यद्यपि उस समय के उभरते नए समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी ने इस आयोजन का विरोध यह मानकर किया था कि इससे हिंदी साहित्य में पहले से ही प्रबल आत्मविज्ञापन भाव प्रबलतर होगा। तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद की जो पत्रिका है हंस, उसमें जो आत्मकथा छपते थे, उनका विरोध किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। जयशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ इसी प्रकार की आशंका, यद्यपि बड़े कोमल रूप से, उस कविता में व्यक्त की थी, जिसे उन्होंने आत्मकथा के नाम पर इस विशेषांक में प्रकाशित कराया था। इस कविता के अंतिम चरण की 2 पंक्तियां इस प्रकार है, बाद में जो लहर में संकलित हो गई थी। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। उक्त विशेषांक का प्रकाशन के उपरांत यह विवाद चला कि आत्मकथा लिखने की पात्रता किस प्रकार निर्धारित हो। बनारसी दास चतुर्वेदी ने जागरण में यह प्रश्न उठाया था। याद रखिएगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने जागरण में यह प्रश्न उठाया था कि आत्मकथा किसे लिखनी चाहिए। किसने उठाया था? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। कौन से में उठाया था? तो जागरण पत्रिका में उठाया था कि आत्मकथा किसे लिखनी चाहिए। बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, जो 1941 हिंदी के पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कही जा सकती है, यानी प्रसिद्ध हुआ जो आत्मकथा पहली बार, वो श्याम सुंदर दास की है, मेरी आत्मकहानी। बाबू साहब की आत्मकथा हिंदी भाषा और साहित्य का एक पूरे युग को प्रतिफलित करती है और प्रकारांतर से नागरिक प्रचारणी सभा काशी का इतिहास बताती चलती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, जो 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के चरण बिंदु पर लिखी गई थी, पर अपनी शैली की सरलता और सादगी लिए विख्यात थी। गुलाब राय लिखित मेरी असफलताएं, जो
41 की है। हल्के व्यंग्य की शैली में लिखी रोचक कृति है। आत्मलोचन और विनोद वृत्ति का सफल सामंजस्य इस रचना में हुआ है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा जो 1946 में है और सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण जो 1948 में पूरी तैयारी के साथ विस्तार में लिखी गई आत्मकथाएं हैं। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण पत्रकारों और हिंदी साधकों की आत्मकथाओं का भी प्रकाशन हुआ, जिनमें उल्लेखनीय है मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि, साधना के पथ पर, हरिभाव उपाध्याय तथा पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल। संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने पर भी शिल्प में उससे भिन्न है। वस्तुतः अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की धारणा सबसे पहले संस्मरण को ही देखकर बनती है। जीवनी और आत्मकथा के साथ इतिहास का संबंध कुछ इस तरह जुड़ा रहा कि उनका साहित्यिक रूप बहुत बाद में विकसित हो पाया है, पर संस्मरण आरंभ से ही सृजनात्मक गद्य का उपयोग करता दिखाई पड़ता है और अपनी व्यापक प्रकृति के कारण विविध गद्य रूपों के बीच केंद्रीय स्थिति में है। तीव्र भावात्मक गठन और गहरी सृजनात्मक भाषा के पारंपरिक काव्य रूप जैसे उपन्यास, नाटक, कविता आधुनिक त्वरित संचार से उत्पन्न तनावों के युग में सब समय पाठक के लिए रुचिकर नहीं हो पाते। वैसी स्थिति में वह पत्रकारिता के विविध रूपों की ओर उन्मुख होता है, जो अपनी प्रकृति में मूलतः सूचनात्मक और वस्तुपरक होते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज जैसे नए गद्य रूप इन दोनों स्थितियों के बीच अंतराल में विकसित हुए हैं और जैसा पहले संकेत किया गया है, आधुनिक कला वृत्ति के अनुकूल स्वचेतनता और निर्व्यक्तिकता के विरोधी ध्रुवों के बीच समतुलित क्षेत्र का विस्तार करते हैं। भाषा प्रयोग की दृष्टि से ये हल्की सृजनात्मकता का रूप लिए हैं, सामान्य और असघन मन स्थितियों का अंकन करते हैं, जो प्रायः विशिष्ट साहित्यिक रूपों में उतनी संगति प्राप्त नहीं कर पाती। इस दृष्टि से इन काव्य रूपों की सृजनात्मकता के भाषिक स्तर पर एक विशेष प्रकार की दक्षता अपेक्षित होती है, क्योंकि कविता और पत्रकारिता के बीच का संतुलन इन माध्यमों से सामान्य भावभूमि है। इन गद्य रूपों में संस्मरण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत व्यापक है। संस्मरण के आधार व्यक्ति, घटना, यात्रा या कोई अन्य प्रसंग हो सकता है और यूँ इसका विस्तार क्षेत्र अधिक है, पर अधिकतर संस्मरण व्यक्ति चरित्र का आधार बनाकर लिखे गए हैं। हिंदी के आरंभिक संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा का नाम प्रमुख है। हिंदी में संस्मरण को कला रूप की प्रतिष्ठा उन्हीं के माध्यम से मिलती है। अपने क्षेत्र में आरंभिक प्रयास होने पर भी महाकवि अकबर, सत्यनारायण कविरत्न, भीम सिंह शर्मा प्रभृति के संबंध में लिखे गए पदम सिंह शर्मा के संस्मरण आज भी बेजोड़ है। यहाँ देखिए कि पदम सिंह शर्मा के बाद बहुत संस्मरण लिखे गए, लेकिन वो बोल रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की आज भी बेजोड़ है। सोच लीजिए पदम सिंह शर्मा ने क्या संस्मरण लिखा है जो बोल रहे हैं कि आज भी बेजोड़ है। पदम पराग जो 1929 की रचना है में संकलित संस्मरण कहीं कहीं भावुकता से परिचालित होने पर भी साहित्यिक सहृदयता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हल्के विनोद का भाव इस गद्य खंडों को यथावश्यक रूप में आलोकित करता है, जो जीवनियों और आत्मकथाओं के अधिकतर सोदेश्य वातावरण में प्रायः सुलभ नहीं था। यह विनोद भाव नवोदित गद्य रूपों की एक मुख्य वृत्ति है।